अच्छा गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डीप लर्निंग तक पढ़ा था। हमने डीप लर्निंग तक चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। तो आज हम डीप लर्निंग से आगे कुछ नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। डीप लर्निंग की डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज़ अ subset of machine learning that uses multi-layer artificial neural networks loosely inspired by human brain। ये जो डीप लर्निंग है ये हमारे पास मशीन लर्निंग की एक सबसेट है। और इसमें क्या होता है, डीप लर्निंग मल्टी लेयर्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करता है। जिस तरह इंसान का जो ब्रेन है वो काम करता है, ठीक उसी तरह ये डीप लर्निंग भी काम करता है इंसान की न्यूरॉन्स की तरह। ईच लेयर लर्न्स इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स फीचर्स। हर लेयर, जिस तरह मैंने बताया कि डीप लर्निंग में एक लेयर इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है और हर लेयर कोई ना कोई स्पेसिफिक फीचर को डिटेक्ट करता है। अर्ली लेयर्स डिटेक्ट सिंपल पैटर्न्स। शुरू में जो लेयर्स होती है डीप लर्निंग के अंदर वो सिंपल जो कह ले पैटर्न्स को डिटेक्ट करती है किसी भी चीज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इमेज है, वो इमेज आप किसी डीप लर्निंग मॉडल को देते हो तो वो सबसे पहले सिंपल चीज़ों को वो समझने की कोशिश करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एजेस है, वो जो आपने तस्वीर दी है उसकी एजेस किस तरह है, उसकी शेप किस तरह है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल फीचर्स है। जो अर्ली लेयर्स होते हैं, सबसे स्टार्टिंग में जो लेयर्स होंगे डीप लर्निंग के अंदर, वो इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेगा। फिर डीपर लेयर कंबाइन देम इनटू मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स। फिर उसके बाद क्या होगा, जब शुरू में सिंपल लेयर्स को डिटेक्ट किया जाएगा, जिस तरह मैंने बताया एजेस, शेप्स, अगले जो लेयर्स है डीपर लेयर्स भी कहते हैं उनको। वो जो डीपर लेयर्स है वो इन चीज़ों को जो प्रीवियस लेयर्स ने चीज़ें डिटेक्ट की है, फीचर्स डिटेक्ट की है, उन फीचर्स को कंबाइन करके एक प्रॉपर शेप बनाएगा जो कोई सेंस देगा हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फेस बन सकती है किसी चीज़ की। आप कह ले, अगर आपने डीप लर्निंग मॉडल को कैट की तस्वीर दी है तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में शुरू में उसके डिफरेंट फीचर्स को समझेगा, फिर उन फीचर्स को कंबाइन करके उसकी फेस बनाएगा और कंप्लीट कोई चीज़ बना सकती है जो कि मीनिंगफुल हो, हमें समझ आ जाए। डीप लर्निंग यूजुअली नीड्स मच मोर डेटा एंड कंप्यूटिंग पावर देन क्लासिक मशीन लर्निंग। इससे पहले हमने जो मशीन लर्निंग में पढ़ा था, मशीन लर्निंग में हमने ये पढ़ा था कि डेटा सेट के ऊपर हम किसी भी मॉडल को ट्रेन करते हैं। अगर मशीन लर्निंग, जो क्लासिक मशीन लर्निंग है, उसको डीप लर्निंग से कंपेयर करें तो डीप लर्निंग में कंप्यूटेशनल जो पावर होती है वो ज़्यादा लगती है मशीन लर्निंग के मुकाबले में, और बट हैंडल्स कम्प्लेक्स टास्क, इमेज, स्पीच फॉर बेटर। लेकिन डीप लर्निंग का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये बहुत कम्प्लेक्स टास्क, फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजेस से रिलेटेड। अब इमेज को प्रोसेस करना कोई आसान काम नहीं है, उसको पिक्सेल्स में डिवाइड करना फिर कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। फिर स्पीच, जो स्पीच होती है जिसमें ऑडियोज़ आती है, वीडियोज़ आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को डीप लर्निंग बेटर वे में हैंडल कर सकती है कंपेयर टू मशीन लर्निंग। डेली लाइफ एग्जांपल, फेस अनलॉक ऑन योर फ़ोन। आपकी जो मोबाइल फ़ोन में आप फेस लॉक लगाते अपना, वो डीप लर्निंग की एक एप्लीकेशन है।
शुरू में जब आप फेस लॉक लगाते हो तो आपकी 2-3 पिक्चर्स मोबाइल लेती है। फिर वो जो पिक्चर्स आपकी है पहले से पड़ी, जब आपने अपना मोबाइल लॉक किया है, फिर आप उसको ओपन करना चाहते हो, तो आप जब अपना फेस दिखाओगे उसको, तो उसके पास जो पहले से पड़ी हुई है इमेजेस आपकी, उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर वो आपकी तस्वीर उसके साथ मैच करती है तो वो आपको अलाउ करेगा आपके मोबाइल के एप्लीकेशंस एक्सेस करने में। अगर आप की जो करंट इमेज है वो आपकी प्रीवियस इमेज से मैच नहीं करती, तो आपकी जो मोबाइल लॉक है वो नहीं खुलेगी। दैट्स ऑल। और एक और एग्जांपल है डीप लर्निंग में, सेल्फ ड्राइविंग कार। अब इस सेल्फ ड्राइविंग कार जो मतलब ऐसी कार जिस तरह वो टेस्ला कंपनी बनाती है, वो क्या करती है, ख़ुद ड्राइव होती है, और ट्रैफिक जो सिग्नल्स होती है उनको वो ख़ुद समझती है। फिर ट्रैफिक जो रूल्स होती है उनको फॉलो करते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ जाती है। तो इसमें जो इसके बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग हुआ होता है, वो सारा जो कॉन्सेप्ट आपके लिए डीप लर्निंग के अंदर आता है, उसमें रियल टाइम के बेस पे जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो डिसीजन ले रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेल्फ ड्राइविंग कार चल रही है और अचानक से सामने कोई चीज़ आती है, लिविंग थिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग आ जाती है, तो उसको फ़ौरन वो डिटेक्ट करता है, रियल टाइम बेस पे डिसीजन लेता है कि आगे कोई चीज़ आ रही है, तो वो फ़ौरन वहाँ पे रुक जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिसीजंस वो लेती है और अपना टास्क एक प्रॉपर तरीके में, एक करेक्ट वे में परफॉर्म करती है। उसके बाद हमारे पास जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई को हम शॉर्ट बाद में जेन एआई भी कहते हैं। जेन एआई इज़ एआई दैट क्रिएट्स ब्रांड न्यू कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड इंस्टेड ऑफ जस्ट एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग डेटा। हमारे पास जितने भी मॉडल्स है, जनरेटिव मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी हो गई, अच्छा उसके बाद क्लाउड है, क्लाउड, एंड देन जेमिनाई, ग्रोक, इसी तरह बहुत सारी मॉडल्स है जो कि हमारे पास जनरेटिव मॉडल्स है। वो क्या करते हैं, आप उससे कोई भी सवाल पूछ ले तो वो आपको आप ये नहीं कह सकते कि 100% वो न्यू ब्रांड कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा। उसमें प्लेजरिज्म हो सकती है, क्योंकि वो जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है उसी डेटा के बेस्ड पे वो आपको आउटपुट दे रहा होता है। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछा है तो वो आपको फ़ौरन आपके सवाल के बेस पे कंटेंट क्रिएट करके, जनरेट करके आपको देगा। ऑडियो अगर आप किसी मॉडल से जनरेट करवाए तो कर सकते हैं, इसी तरह कोडिंग, इमेज और दूसरी तीसरी चीज़ें। इट इज़ बिल्ट मोस्टली ऑन लार्ज डीप लर्निंग मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन ऑन मैसिव डेटा सेट्स। ये जनरेटिव मॉडल जितने भी है, ये जब कोई भी कंपनी जब जनरेटिव मॉडल बनाती है तो उसको बहुत सारी डेटा सेट चाहिए होता है। डेटा सेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपने किसी मॉडल को ट्रेन करना है कि वो कैट या डॉग में डिफ्रेंशिएट करे कि ये किसकी तस्वीर है, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत सारी इमेजेस डॉग और कैट की आप अपने मॉडल को प्रोवाइड करेंगे। जितने ज़्यादा आपका डेटा सेट होगा, जितनी ज़्यादा आपकी इमेजेस होगी, उतना अच्छा आपका मॉडल ट्रेन होगा। नेक्स्ट, गिवन अ गुड इंस्ट्रक्शन, अ प्रॉम्प्ट, it generates an original response. This is why prompt engineering matters, which we will cover in next section. इसमें एक चीज़, जितनी भी मॉडल्स है अभी एआई की दुनिया में,
इनसे वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए हमने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम एक और वीडियो भी इसमें इसके रिलेटेड बना लेंगे। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, आपके पास चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी से सवाल पूछने का एक तरीका होता है। आप उससे जब भी सवाल पूछे तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग उसको, आपका जो सवाल है उस सवाल से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है आपके पास, जितना आपसे हो सकता है उसको कॉन्टेक्स्ट समझा दें कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में वो सवाल पूछ रहे हैं। जितना बेहतर उसको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा उतना बेहतर आपको आउटपुट वो बना के देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर चैट जीपीटी से पूछते हैं व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज एक जनरल स्टेटमेंट है। ये प्रॉम्प्ट आपने लिखा, प्रॉम्प्ट मतलब इंस्ट्रक्शन आप किसी भी मॉडल को देते हो। आपने लिखा व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। अभी क्या करेगा जनरेटिव जो एआई है वो आपको रिस्पॉन्स तो देगा, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि उतना फ्रूटफुल होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शंस बहुत जनरल आपने रखी है। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, तो वो अपने तरीके से उसको डिफ़ाइन कर सकता है। अगर इसके जगह में आप इस तरह पूछे व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लेन इट इन 500 वर्ड्स using simple English so that the student of class 9th can easily understand। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपने चैट जीपीटी को दिया, चैट जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट समझ आ गई कि ये जो यूज़र है मुझसे पूछ रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में। मैंने आपने जो लेंथ बताया इस लेंथ में मैंने इसको एक्सप्लेन करना है, और इसकी जो ऑडियंस है वो इस क्लास के हैं और मैंने सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो इस बेस पे आपको आउटपुट देगा तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। डेली लाइफ एग्जांपल्स, चैट जीपीटी पहले भी डिस्कस किया, ये हमारे पास एक जनरेटिव एआई मॉडल है। इसको आप एलएलएम भी कह सकते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी डेटा सेट पे ट्रेन हुआ होता है। चैट जीपीटी राइटिंग एंड इससे an AI tool generating a picture from description or GitHub Copilot writing code for you। जिस तरह हम चैट जीपीटी को इसेस और दूसरी चीज़ें राइटिंग टास्क के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह गेटअप जो कोपायलट है वो हम कोड को लिखने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है डेटा सेट। डेटा सेट पहले भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। डेटा सेट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा यूज टू ट्रेन अ मॉडल, यूजुअली अरेंज एज रो इंस्टेंस डेटा पॉइंट्स एंड कॉलम्स फीचर्स एट्रीब्यूट्स। डेटा सेट क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे पास डेटा होता है जो हम किसी मॉडल को, एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो जो डेटा सेट होता है उसको अमूमन रोज़ की फॉर्म में अरेंज किया जाता है और कॉलम की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। यहाँ पे रो और कॉलम को हम मुख्तलिफ़ नाम से पुकार सकते हैं। जिस तरह रो को हम इंस्टांस भी कह सकते हैं, डेटा पॉइंट भी कहते हैं एआई के लैंग्वेज में या मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में आप कह लें, और कॉलम्स को हम फीचर्स भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो डेली लाइफ एनालॉजी है, अ सेपरेट शीट ऑफ स्टूडेंट एग्ज़ाम रिजल्ट्स, अ टीचर स्टडीज़ टू स्पॉट पैटर्न। अगर आपके पास डेटा सेट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपके पास अगर कोई एक्सेल फॉर्म में सेपरेट शीट है, ठीक है, उसमें आपने डेटा स्टोर किया हुआ है स्टूडेंट एग्ज़ाम के बारे में,
तो ये आप कह लें कि इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एक पैटर्न फाइंड करना है कि कौन सी फीचर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये खैर ये हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट से आगे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन जो चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो सिर्फ डेटा सेट है। डेटा सेट आप लोगों ने समझनी है कि डेटा सेट क्या होता है। डेटा सेट एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और इसमें यूजुअली ये जो डेटा सेट होता है उसको अरेंज करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स में। रो को इंस्टांस भी कहा जाता है, डेटा पॉइंट भी कहा जाता है, और कॉलम को फीचर भी कहा जाता है, एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। यहाँ पे नीचे एक टेबल की फॉर्म में आपको एक आप कह लें कि छोटा एग्जांपल दिया गया है ताकि आपको समझ आ जाए कि डेटा सेट काम किस तरह करता है या किस तरह ओवरऑल इसमें प्रोसेस होता है। इसमें देख ले आप फीचर्स इनपुट्स, बेडरूम्स है, बाथरूम्स, एरिया, लोकेशन, टारगेट, लेबल, आउटपुट, प्राइस। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने लेबल डेटा और अनलेबल डेटा के बारे में हमने आपको बताया था कि जब भी हम कोई मॉडल ट्रेन करते हैं मशीन लर्निंग में हो, डेटा डीप लर्निंग में हो, तो इसमें ये करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, बाद में हम, और इसमें ये होता है कि कुछ फीचर्स हमारे इनपुट होते और ज़्यादातर हमारा जो आउटपुट होता है वो एक ही फीचर होता है। ठीक है, तो जब हमारा डेटा ट्रेन होता है तो हम इनपुट फीचर्स देते हैं, आउटपुट जो प्रिडिक्ट करना होता है वो मॉडल खुद करता है। तो यहाँ पे ये डेटा सेट है, बेडरूम्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ बेडरूम्स है 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बाथरूम्स है, तो यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे लोकेशन है। ये आपके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये डेटा सेट है किसी हाउसिंग के रिलेटेड, तो आप इस बेस पे आपका जो पहले आप अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे कि अगर बेडरूम्स 3 हो, बाथरूम्स 2 हो, एरिया इतना हो, लोकेशन ए हो, तो उसकी प्राइस इस रेंज में है। ठीक है, तो ये आपने लेबल डेटा अपने मॉडल को दिया है। फिर आपने कहा बेडरूम्स ये इतने 4 है, बाथरूम्स 3 है, एंड एरिया इतना है, लोकेशन भी है, तो ये प्राइस बनती है। तो इसी तरह आप इतने डेटा पे तो ट्रेन नहीं करेंगे ना, आपके पास बहुत सारी रोज़ होंगी, मिलियंस में होंगी। उन रोज़ पे आप अपना मॉडल को ट्रेन करेंगे। जब आपकी मॉडल जो है वो मुकम्मल ट्रेन होगी तो फिर क्या करेंगे, ये जो फीचर्स है लोकेशन, एरिया, बेडरूम्स एंड बाथरूम, ये फीचर्स एज इनपुट आप मॉडल को देंगे। ये जो प्राइस है वो ख़ुद आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि इसकी प्राइस कितनी हो सकती है। मुझे नंबर ऑफ़ बेडरूम्स का पता है, बाथरूम्स का पता है, एरिया पता है, लोकेशन पता है। तो ये 4 जो फीचर्स है एज़ इनपुट में मॉडल को दूंगा तो वो एज़ आउटपुट मुझे प्राइस बताएगा कि ये प्राइस हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करते हैं। एल्गोरिदम क्या है? इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ रूल्स यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क। ये आप कह ले एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ रूल्स या इंस्ट्रक्शंस होती है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन मशीन लर्निंग द एल्गोरिदम इज़ द लर्निंग मेथड। मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिदम क्या होता है? एक लर्निंग मेथड होता है, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ईजी लीनियर रिग्रेशन, ये हमारे पास एल्गोरिदम्स है मशीन लर्निंग की, ये हम आगे समझ लेंगे। अभी के लिए जस्ट आप ये नाम याद रख ले कि लीनियर रिग्रेशन नाम की एक मशीन लर्निंग मॉडल है, डिसीजन ट्री नाम की एक मॉडल है, दैट फाइंड्स पैटर्न्स इनसाइड डेटा सेट। ये जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ रूल्स या इंस्ट्रक्शंस यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क। मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिदम को क्या कहते हैं? लर्निंग मेथड कहते हैं।
मशीन लर्निंग में हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, वो मॉडल इसी एल्गोरिदम की मदद से सीखता है डेटा सेट से, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ एल्गोरिदम्स होते हैं, जिस तरह लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, इसी तरह मुख्तलिफ़ मॉडल्स है, और हर मॉडल किसी न किसी स्पेसिफ़िक टास्क के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, a cooking recipe is an algorithm. A clear steps that turn the same ingredients data into a finished dish result every time you follow them. For example, आपने चाय बनानी है या कोई और आप डिश उठा रहे, सही है। तो वो जो टास्क आप कह लें, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप जो स्टेप्स फॉलो करते हो, उस प्रोसेस को हम एल्गोरिदम कहते हैं। बस यहाँ पे आपने ये सिंपल लैंग्वेज में आपने ये समझनी है कि एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ रूल्स होती है, जो हम कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिदम है वो हम लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। आप कह लें कि मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिदम लर्निंग मेथड है एक, और मशीन लर्निंग मॉडल हमेशा एल्गोरिदम की मदद से ही सीखता है डेटा सेट से। दिस इज़ द पॉइंट।